हेलो, मैं हूं रविंद्र सोनी और आप देख रहे हैं श्रद्धा की रिवीजन का यूट्यूब चैनल एस रविंद्र सर। आज हम क्लास 12th और बीएससी में पूछे जाने वाले टॉपिक हेलो एल्केन और हेलो एरिन से रिलेटेड 20 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस पढ़ने वाले हैं। ठीक है, अब रिएक्शंस पढ़ने से पहले हमने ये जो 20 इंपॉर्टेंट रिएक्शन वाला जो आज कॉन्सेप्ट बनाया है वो ऐसे स्टूडेंट्स के लिए भी बनाया है जिन्हें ऑर्गेनिक को सोचने से ही डर लगना स्टार्ट हो जाता है। वो सोचते हैं और ऑर्गेनिक और यार कौन पढ़ेगा, कैसे पढ़ेंगे, बहुत डिफिकल्ट है। तो हम चाहते हैं कि ऐसे स्टूडेंट जिन्हें डर लगता है वो इस वीडियो को पूरा देखें, समझें, कॉन्सेप्ट को समझें। पहले मैं आपको कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट बताऊंगा, बेसिक कॉन्सेप्ट को समझना है, उसके बाद हम रिएक्शंस की ओर बढ़ेंगे। ठीक, ऐसे स्टूडेंट जिन्हें बिल्कुल भी ऑर्गेनिक नहीं आती है, उन्हें डर लगता है, मैं वहीं से शुरुआत करूंगा। ठीक है, तो आप सिर्फ सुनिए, देखिए और समझिए। मैं आपको सिर्फ सिंपल चीजें जो इंपॉर्टेंट बातें हैं पहले वहां से स्टार्ट करेंगे। हम कोई नोमेनक्लेचर नहीं करेंगे, कोई नामकरण नहीं बताने वाला हूं, कोई नियम नहीं बताने वाला हूं। मैं कुछ इंपॉर्टेंट बातें कि आपको ये चीजें याद रखनी है ताकि रिएक्शंस याद करने में आपको दिक्कत ना आए। तो थोड़ा सा हम पहले बेसिक कॉन्सेप्ट बना लेंगे, उसके बाद हम रिएक्शंस की ओर आगे बढ़ेंगे। सबसे पहली चीज क्या है हमारे लिए कि हमें कम से कम बेसिक में यह पता होना चाहिए कि CH4 को हम क्या कहते हैं। CH4 को हम कहते हैं मेथेन, है ना, मेथेन, क्योंकि ये एल्केन श्रेणी से आता है, एल्केन सीरीज से आया है, इसका नाम है मेथेन। जिसके पास एक कार्बन होता है उसे हम मेथ कहते हैं और एल्केन सीरीज से है इसलिए इसका नाम हो गया मेथ प्लस एन यानी मेथेन। ठीक, C2H6 को हम कहते हैं एथेन और C3H8 को हम कहते हैं प्रोपेन। ठीक है, हमें कम से कम इन तीन का तो पता होना चाहिए। ठीक, जितने भी कार्बन हैं उनके दो गुने से दो ज्यादा हाइड्रोजन लेना है, तब हमें एल्केन मिल जाता है। जैसे मान लो मैंने एक कार्बन लिया मेथ, तो एक का दो गुना यानी दो, उससे दो ज्यादा यानी कि चार मैंने हाइड्रोजन ले लिए, एक कार्बन से मेथ और पीछे लगा दिया एन, मेथेन बन गया। एथेन में हमने लिए दो कार्बन, दो का डबल कितना हुआ चार से दो ज्यादा यानी 6, C2H6। फिर मैंने प्रोपेन में तीन कार्बन, तीन का डबल कितना होता है 6 में दो जोड़ दिए कितने हो गए 8, तो C3H8 बन गया प्रोपेन। यदि मैं इनमें से एक एक हाइड्रोजन कम कर देता हूं तो मुझे एल्किल मिलता है, एल्किल श्रेणी प्राप्त हो जाती है। मेथेन से यदि मैं एक हाइड्रोजन निकाल दूं तो मुझे मिलेगा CH3 यानी कि मेथिल। एक कार्बन यदि मैंने एथेन से निकाल दिया तो मुझे मिलेगा C2H5 यानी एथिल और C3H8 में से एक हाइड्रोजन निकाल दिया तो मुझे मिलेगा C3H7 यानी कि प्रोपिल। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले ये सोच सकते हैं कि ये मिथेन है, इथेन है, प्रोपेन, ये मिथाइल, इथाइल और प्रोपाइल। ठीक है ना, तो टेंशन नहीं लेना है, मिथाइल है, इथाइल है और प्रोपाइल है। हमें एटलीस्ट ये चीज पता होना चाहिए पहले कि ये चीज क्या है। ठीक है, इसके बाद सेकंड चीज हमें क्या समझनी है वो भी देख लेते हैं। हेलोजन, हेलोजन को हम X से डिनोट करते हैं। अब हेलोजन कौन कौन होते हैं? फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है ना, फिर कल बाहर आई आंटी। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। यहां पर हम लोग जो मैक्सिमम चीज यूज करते हैं, एक तो हम क्लोरीन का इस्तेमाल ज्यादा करते हैं और एक आयोडीन का इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर। हालांकि आप फ्लोरीन वाला भी ले सकते हैं, Br वाला भी ले सकते हैं, ब्रोमीन वाला। अब हेलोजन में चूंकि हम चैप्टर पढ़ रहे हैं हेलो, तो हम Cl को बोलेंगे क्लोरो, हेलो क्लोरो। आई से हम बोलेंगे आयोडो, और Br को हम बोलेंगे ब्रोमो और F को हम बोलेंगे फ्लोरो। तो जहां F आएगा मैं उसे बोलूंगा फ्लोरो, जहां Cl आएगा मैं बोलूंगा क्लोरो, जहां Br आएगा मैं कहूंगा ब्रोमो और जहां I आएगा मैं कहूंगा आयोडो। ठीक है, तो मुझे ये पता होना चाहिए कि हेलो एल्केन। अब देखो मुझे हेलो का अर्थ समझ में आ गया कि हेलो में क्या क्या हो सकता है, फ्लोरो हो सकता है,
क्लोरो हो सकता है, ब्रोमो हो सकता है, आयोडो हो सकता है। और एल्केन में क्या हो सकता है? मीथेन, एथेन और प्रोपेन हो सकता है। अब मुझे यह समझ आया कि हेलो एल्केन में का मतलब क्या होगा। हेलो एल्केन का मतलब क्या होगा? ठीक है, एल्किल को हम आर से डिनोट करते हैं। एक चीज और लिख देता हूं मैं, हेलो एल्केन। अब देखो, एल्केन में से एक हाइड्रोजन निकाल दें और वहां पर लगा दें हेलोजन, तब बन जाता है हेलो एल्केन, यानी कि आर एक्स। हमें पता है कि एल्केन में से एक हाइड्रोजन चला जाता है तो एल्किल बन जाता है, और हमें जोड़ देना है हेलोजन यानी कि एक्स, तो बन जाएगा आर एक्स। तो आर एक्स कौन है? आर एक्स होता है हेलो एल्केन। ठीक है, अब आर की जगह आपने ले लिया मान लो CH3, एक्स की जगह आपका मन किया आपने Cl ले लिया, तो ये बन गया CH3Cl, हेलो एल्केन है। आपने आर की जगह अगर मान लो C2H5 ले लिया, और एक्स की जगह आपका मन किया आपने Br ले लिया, आपने आर की जगह C3H7 ले लिया, और एक्स की जगह आपका मन किया आपने I ले लिया, तो ये बन गए हेलो एल्केन। अब इनके नाम क्या है ये भी देख लेते हैं। CH3Cl, ठीक है। अब हेलो, हेलो कौन है? Cl, Cl को क्या बोलते हैं? क्लोरो, तो हम लिखेंगे क्लोरो, क्लोरो। और एल्केन, एक कार्बन वाला एल्केन कौन होता है? मेथेन, तो मैं कहूंगा क्लोरो मेथेन, है ना आसान। ठीक, फिर मैंने कहा C2H5Br, ठीक है। हेलो, हेलो कौन है? Br, Br कौन है? ब्रोमो, तो मैं कहूंगा ब्रोमो। और एल्केन, एल्केन दो कार्बन वाला कौन है? एथेन, तो मैं कहूंगा ब्रोमो एथेन, ठीक है। फिर हेलो आई कौन है? आयोडो, तो मैं कहूंगा आयोडो। और C3 वाला कौन है? प्रोपेन, आयोडो प्रोपेन। तो ये हो गए इनके IUPAC नाम। तो इस तरीके से हम हेलो एल्केन का एक स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट जो है जो बना सकते हैं इजी वे में। उसके लिए हमें क्या क्या याद करना है? मैंने कहा मीथेन याद होना चाहिए, CH4, C2H6 एथेन, C3H8 प्रोपेन, और एक एक यदि हाइड्रोजन निकाल दें तो मेथेन से बन जाएगा मेथिल, एथेन से बन जाएगा एथिल, प्रोपेन से बन जाएगा प्रोपिल, ठीक है। और हेलोजन में हमें फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आयोडो ये पता होना जरूरी है। तो एटलीस्ट हमें ये बेसिक जानकारी होना चाहिए। ये IUPAC नाम है। यदि हमें साधारण नाम चाहूं तो साधारण नाम या सामान्य नाम की अगर मैं बात कर लेता हूं थोड़ी सी, तो भी देख लेते हैं। इनका सामान्य नाम है एल्किल हैलाइड, एल्किल हैलाइड या एल्काइल हैलाइड, ठीक है ना। तो अब एल्किल हैलाइड के हिसाब से मैं इनको क्या बोल सकता हूं? एल्किल पहले बोलना है। एल्किल कौन होता है? CH3 को हम बोलते हैं मिथिल, तो ये हो गया मेथिल, और Cl हैलाइड यानी Cl से बनेगा क्लोराइड, तो ये हो गया मेथिल क्लोराइड, ठीक है। ये C2H5Br है। पहले बोलूंगा एल्किल, C2H5 वाला एल्किल कौन है? एथिल, तो मैं कहूंगा एथिल। Br हैलाइड, Br से हैलाइड क्या बनेगा? ब्रोमाइड, तो ये बन गया एथिल ब्रोमाइड। ये बन गया प्रोपिल आयोडाइड, ठीक है ना। तो इस तरीके से सामान्य नाम है इनका एल्किल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड भी बोल सकते हैं इंग्लिश मीडियम में। तो हम बोलेंगे CH3Cl यानी मिथाइल क्लोराइड, C2H5Br इथाइल ब्रोमाइड, C3H7I यानी प्रोपाइल आयोडाइड, ठीक है। तो इस तरीके से सामान्य नाम और IUPAC नाम का हम एक छोटा सा कॉन्सेप्ट इनका बना सकते हैं हमारे माइंड में, पहली चीज। दूसरी बात वो भी हम समझ लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ओर, ठीक है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एग्जाम की दृष्टि से भी एनुअल एग्जाम में पूछे जा सकने वाली ही हम रिएक्शंस लेंगे, ठीक है ना। तो आपके लिए बड़ी महत्वपूर्ण रहेंगी सारी की सारी अभिक्रियाएं आज वाली, तो आप बने रहे साथ में। हमें याद होना चाहिए कि इसे हम कहते हैं बेंजीन। ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन वाला है जिसको हम कहते हैं, इसको हम बोलते हैं C6H6। इसके हर कोने पर एक CH होता है, ये आपको पता होना चाहिए, CH, ठीक है। अब मैं CH लिखूं तब भी ठीक है, नहीं लिखूं तो मैं केवल रिंग भी बना सकता हूं। यह है बेंजीन, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं बेंजीन, C6H6, क्लियर। अब
बेंजीन में अल्टरनेट सिंगल डबल होते हैं, उसको बताने के लिए हम एक रिंग बना देते हैं ताकि हमें सिंगल डबल बॉन्ड बनाने की जरूरत नहीं पड़ती है। हम सीधे एक रिंग बना देंगे, हम कह देंगे कि इसका नाम क्या है, बेंजीन है। यदि इस बेंजीन में से एक हाइड्रोजन को निकाल दिया जाए, एक हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो मुझे क्या मिलेगा, C6H5 सिंगल बॉन्ड। इसको मैं कहता हूं फेनिल। क्या कहते हैं इसे हम, फेनिल कहते हैं, है ना, फेनिल, फिनाइल, है ना, फेनिल। ठीक, तो ये है फेनिल। ठीक है, हिंदी मीडियम में हम बोलते हैं फेनिल, इसमें बोलते हैं फिनाइल। ठीक है ना, तो इस तरीके से C6H5 को हम बोलते हैं फेनिल। हमें ये बात पता चल गई। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि ये कॉन्सेप्ट दिमाग में बना लेना है। क्या कॉन्सेप्ट बना लेना है वो भी देख लेते हैं। अगर मैं यहां पे एक सिंगल बॉन्ड बना दूं, इसका मतलब ये C6H5 सिंगल बॉन्ड है, यानी ये फेनिल है, और मैंने यहां लगा दिया Cl। अगर मैं यहां Cl लिख देता हूं तो इसे हम बोलते हैं क्लोरोबेंजीन, क्योंकि बना किससे है, बेंजीन से। यानी इसके पिताजी कौन है, बेंजीन है। तो पहले हम क्या बोलते हैं, जैसे मान लो किसी का नाम है राम और राम के पिताजी दशरथ थे, तो हम क्या बोलते हैं, राम सन ऑफ दशरथ, बोलते कि नहीं बोलते हैं। तो राम सन ऑफ दशरथ, तो यानी कि ये क्लोरो कहां से आया है, बेंजीन से, यानी ये इसका नाम क्या है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है ना, या फिर हम बोल सकते हैं फेनिल क्लोराइड, फेनिल क्लोराइड भी हम बोल सकते हैं, या बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे इसको हम, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, इसका नाम है क्लोरोबेंजीन। यदि मैंने Cl हटा दिया होता और यहां लगा दिया था Br, तो क्या हो जाता, ब्रोमोबेंजीन हो जाता। क्या हो जाता, ब्रोमोबेंजीन। अगर मैं यहां I लगा देता तो ये हो जाता आयोडोबेंजीन। ठीक है ना, Cl लगाया क्लोरोबेंजीन, Br लगाया ब्रोमोबेंजीन, I लगाया आयोडोबेंजीन। और अगर मैंने OH लगा दिया तो इसको हम बोलेंगे फिनोल। क्या बोलेंगे, एल्कोहल है ना, तो फिनोल, फेनिल और ऑल, फिनोल। तो हम इसको क्या बोलेंगे कि इसका नाम क्या है, फिनोल है। क्या नाम है इसका, फिनोल। ठीक है, तो OH लगा देंगे फिनोल, Cl लगा देंगे क्लोरोबेंजीन, Br लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन, I लगा देंगे आयोडोबेंजीन। ठीक है, अगर मैंने CHO लिख दिया होता, क्या लिख दिया होता, CHO। अगर मैं CHO लिख देता तो CHO लिखने पर यह बन जाता एल्डिहाइड। क्या बन जाता ये, एल्डिहाइड। तो फिर इसका क्या बोलता मैं, बेंजीन और एल्डिहाइड, यानी बेंजेल डिहाइड हो जाता। क्या हो जाता ये, बेंजेल डिहाइड, बेंजेल डिहाइड बन जाता। ठीक है ना, बेंजेल डिहाइड। ठीक, तो CHO लिख दिया तो बेंजेल डिहाइड, और अगर मान लो OH लिख दिया तो फिनोल। ठीक है, इसके बाद यदि मान लो मैंने COOH लिख दिया होता, तो अगर मैं COOH लिख देता तो ये बन जाता एसिड, है ना, यानी ओइक अम्ल। क्या बोलते हैं इसको, ओइक अम्ल। ठीक है ना, तो बेंजीन और पीछे ओइक लगा दो तो ये हो जाएगा बेंजीनोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल, बेंजोइक अम्ल इसका नाम हो जाएगा COOH लगाने पर, यानी C6H5COOH, इसका नाम क्या हो गया, बेंजोइक अम्ल, C6H5COOH। क्योंकि हमें पता है कि ये हिस्सा जो है ये है C6H5 और ये है COOH, तो नाम हो गया इसका बेंजोइक अम्ल। ठीक है, तो अब हमने क्या क्या देखा कि यदि Cl लगा देंगे बेंजीन के ऊपर, क्लोरोबेंजीन, Br लगा देंगे ब्रोमोबेंजीन, I लगा देंगे आयोडोबेंजीन, OH लगा देंगे फिनोल, CHO लगा देंगे बेंजेल डिहाइड, COOH लगा देंगे बेंजोइक अम्ल। और यदि किसी ने कहा कि भैया मैं तो यहां पर CH2Cl लिख देता हूं, तो क्या बन जाएगा, अगर CH2Cl लिख दिया है तो ये फेनिल के साथ जो CH2 वाला हिस्सा है, यानी कि C6H5CH2, इसे हम कहते हैं बेंजिल। क्या कहते हैं हम इसको, बेंजिल कहते हैं। ठीक, और फिर पीछे क्या लगा दिया, Cl, तो हम किसे कहेंगे, बेंजिल क्लोराइड। क्या कहेंगे, बेंजिल क्लोराइड। ठीक है ना, तो यदि मैंने C6H5 और CH2 लिखा है तो मैं इसे कहूंगा ये बेंजिल है, और पीछे Cl यानी बेंजिल क्लोराइड है। यदि CH2 ना लिख करके CH और इसे Cl2 कर दिया जाता तो
तो मैं इसे बेंजिल की बजाय बेंजल कर देता। क्या कर देता? बेंजल। तो इसका नाम हो जाता बेंजल क्लोराइड। ठीक है ना। तो यदि मैंने बेंजीन रिंग के ऊपर CH2Cl लिखा है तो मैं क्या कहूंगा? इसका नाम क्या है? बेंजिल क्लोराइड। और यदि मैंने CHCl2 लिख दिया तो इसका नाम हो जाता बेंजल क्लोराइड। यहां तक भी बात समझ में आ जाती है। और एक और चीज देख लेते हैं, CH3। अगर मैंने यहां CH3 लिख दिया होता तो फिर मैं इसे कहता मेथिल बेंजीन। क्या कहते हैं मैं इसे? मेथिल बेंजीन, या फिर इसे कहते हैं टॉलुइन। क्या बोलते हैं इसे? टॉलुइन। टॉलविन भी बोलते हैं इंग्लिश मीडियम में, और हिंदी वाले बोलते हैं टॉलुइन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाता मेथिल बेंजीन या टॉलुइन। तो हमसे कोई पूछेगा टॉलुइन का फार्मूला क्या है, तो बेंजीन रिंग बनाएंगे, ऊपर लिख देंगे CH3, काम खत्म। ये हो गया टॉलुइन या मेथिल बेंजीन। क्लियर? तो यहां तक भी बात समझ में आ जाती है कि किसे हम क्या कहते हैं। दो बात और सीख लेते हैं, उसके बाद हम चलते हैं रिएक्शन की तरफ। अब दो चीजें और हैं। एक है हमारे पास HCOOH, एक कार्बन है और COOH है, यानी कि ओइक अम्ल है। एक कार्बन वाले को बोलते हैं मेथेन, और पीछे अगर मैं ओइक अम्ल लगा दूं तो मेथेनोइक अम्ल बन जाता है। तो इसका नाम है मेथेनोइक अम्ल, है ना, मीथेनोइक एसिड। ठीक है ना। तो यह है मेथेनोइक अम्ल। इस मेथेनोइक अम्ल में से यदि मैं H अलग कर देता हूं और HCOO नेगेटिव को अलग कर देता हूं तो इसे हम कहते हैं फॉर्मेट। क्या कहते हैं इसको हम? फॉर्मेट। ठीक है। अगर इसके साथ सोडियम जोड़ दिया, सोडियम फॉर्मेट, कैल्शियम जोड़ दिया, कैल्शियम फॉर्मेट। ठीक है। तो हमें इतना पता होना चाहिए कि HCOO नेगेटिव को हम फॉर्मेट कहते हैं। ठीक है। इसी प्रकार से एक और है इसका भाई, वो है CH3COOH। यदि मैं इसके दो टुकड़े कर देता हूं तो ये हिस्सा निकलता है एसीटेट। क्या निकलता है? एसीटेट। उस पूरे का नाम क्या है? दो कार्बन है, एक और दो कार्बन पर एथ और COOH यानी ओइक अम्ल, तो ये हो गया एथेनोइक अम्ल। एथेनोइक अम्ल। ठीक है ना। तो ये है एथेनोइक अम्ल, जिसे हम एसिटिक अम्ल भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसिटिक अम्ल। और इस मेथेनोइक को हम फार्मिक अम्ल भी बोलते हैं, है ना, इसलिए फार्मिट बना, फार्मिक अम्ल। ठीक है ना। तो ये जो हिस्सा है CH3COO नेगेटिव, इसे हम एसीटेट कहते हैं। ठीक है। और यदि एक O कम कर दिया जाए तो ये एसीटिल हो जाता है। क्या हो जाता है? एसीटिल। ठीक है ना। तो हमें कम से कम ये बेसिक अगर जानकारी है कि CH3COO को मैं एसीटेट कहता हूं, HCOO को मैं फॉर्मेट कहता हूं और CH3CO को मैं एसीटिल कहता हूं, तो हम इसके साथ अगर Cl लगा देंगे तो एसिडिल क्लोराइड हो गया। CH3COO के साथ Na लगा दिया तो सोडियम एसीटेट हो गया। CH3COO के साथ Ca लगा देंगे, संयुक्ता दो होती इसलिए होल ट्वाइस लगाना पड़ेगा, तो CH3COO Ca को हम बोलेंगे कैल्शियम एसीटेट। तो इस तरीके से हमें नाम याद करने में कभी भी समस्या नहीं आने वाली है। ठीक है। तो शुरुआत करते हैं हम 20 वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस की ओर से। सबसे पहले हम पढ़ेंगे सेंड मेयर अभिक्रिया, है ना। 12वीं और BSc दोनों में ये रिएक्शंस पूछी जाती हैं, तो BSc वाले भी ध्यान से इसे पढ़ें, समझें, और 12th वालों को तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उनको तो पढ़ना ही है ना। तो सबसे पहली है सेंड मेयर अभिक्रिया। सबसे पहली रिएक्शन कौन सी है? सेंड मेयर अभिक्रिया। ठीक है। तो सबसे पहली इंपॉर्टेंट रिएक्शन हमारे पास है सेंड मेयर्स रिएक्शन। ठीक है ना। सेंड मेयर्स रिएक्शन, ठीक है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सेंड मेयर रिएक्शन क्या कहती है? यह कहती है कि एनिलीन, क्या कहती है? एनिलीन। देखो एनिलीन कैसे बनता है? ये बेंजीन रिंग, ये मैंने बना दी बेंजीन रिंग, और बेंजीन रिंग को पटक दिया है आड़ा, समझ रहे हो, आड़ी कर दी बेंजीन रिंग को अपन ने। पहले हमने सीधी बनाई थी, उसके ऊपर मैंने कहा था कि अगर Cl लिख दो तो क्लोरोबेंजीन, OH लिख दो तो फिनोल, अगर आपने वहां NH2 लिख दिया तो एनिलीन बन जाता है, टेंशन नहीं पालना, ठीक है ना। तो उस बेंजीन रिंग को मैंने कर दिया आड़ा,
और यहां बना दिया NH2, तो ये बन गया एनिलीन। क्या बन गया? एनिलीन। ठीक है, एनिलाइन। तो ये एनिलीन है। और एनिलीन जब रिएक्ट करता है HNO2 और HCl की प्रेजेंस में, HNO2 और HCl के साथ NaNO2 प्लस HCl की प्रेजेंस में, ठीक है ना? ठीक, तो ये देता है हमें बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या देता है? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। अब कैसे देता है इसको हम देखते हैं कि ये कैसे बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड हमें देगा। ठीक है, देखते हैं कि ये एक N है और एक N हमारे पास यहां भी है। ठीक है, तो ये हो जाएगा N2 और ये रहा Cl, N2Cl। अब क्या बचा है? H और H2, यानी टोटल हो गए 2, 3 और 4 और 2 ऑक्सीजन, यानी 2H2O। ठीक है, तो N2 डाइएजो हो गया, Cl मतलब क्लोराइड हो गया, तो इसका नाम पड़ गया बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या नाम पड़ गया? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। क्या पड़ गया इसका नाम? बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। ठीक है, अब ये जो बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड है, इसे गर्म किया जाता है किसकी प्रेजेंस में? CuCl की प्रेजेंस में। CuCl और HCl की प्रेजेंस में जब इसको गर्म कर देते हैं तो ये डिसोसिएट हो जाता है, यानी विघटित हो जाता है और हमें दे देता है ये, क्या दे देता है? ये हमें देता है क्लोरोबेंजीन। और क्लोरोबेंजीन मैंने बताया था बेंजीन के ऊपर Cl लिख दो तो क्लोरोबेंजीन बन गया। अब ये N2 निकल गया बाहर, तो हम N2 को बाहर कर देंगे। ये N2 बाहर बन गया कौन? क्लोरोबेंजीन। ठीक है, तो हमने पहली रिएक्शन क्या देखी? सेंड मेयर अभिक्रिया। एक बार हम पहले वापस रिकॉल करते हैं इसको कि कैसे काम कर रही है। सबसे पहले एनिलीन। एनिलीन के लिए हमें क्या करना है? हमें कुछ नहीं करना है, हमें इतना सा ध्यान रखना है कि बेंजीन रिंग के वहां NH2 लिख दो। ये बेंजीन रिंग और NH2, बेंजीन रिंग को आड़ा पटक दिया मैंने। और HNO2 और HCl के साथ ये रिएक्ट करती है NaNO2 और HCl की प्रेजेंस में, तो N और N मिलके बना देते हैं N2 और एक ये रहा Cl। अब बच गए 1, 2 और 2, 4 हाइड्रोजन, ये रहा 2 दूनी 4 और 2 ऑक्सीजन, ये रहे 2 ऑक्सीजन आपके पास। तो इस तरीके से ये हो गया बेंजीन, N2 यानी डाइएजोनियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो नाम याद करने के लिए हम तरीके बना लेते हैं कि मैं इसे कह दूंगा बेंजीन, N2 डाइएजोनियम, Cl मतलब क्लोराइड। तो C6H5N2Cl, क्योंकि हमें पता है ये फेनिल रिंग है, C6H5N2Cl। तो C6H5N2Cl को मैं कहूंगा बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड। सेंड मेयर अभिक्रिया में सबसे पहले हम इसी का इस्तेमाल करेंगे, बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड का। बेंजीन डाइएजोनियम क्लोराइड को यदि CuCl यानी कि क्यूप्रस क्लोराइड क्यों ऐसा बोला इसको भी देख लेते हैं। Cu दो तरह का होता है, एक सिंगल प्लस और एक होता है डबल प्लस। Cu यदि सिंगल प्लस स्टेट में है तो हम इसे क्यूप्रस कहते हैं, और डबल प्लस होता तो मैं इसे क्यूप्रिक कहता। क्या कहता? क्यूप्रिक, या नॉर्मली कॉपर। यहां एक ही Cl है, इसका मतलब Cu की वैलेंसी यहां 1 है, इसलिए इसको बोलेंगे क्यूप्रस क्लोराइड। ठीक, तो क्यूप्रस क्लोराइड और HCl के प्रेजेंस में ये खुद विघटित हो जाता है, यानी डिसोसिएट हो जाता है और हमें देता है क्लोरोबेंजीन। क्या देता है? क्लोरोबेंजीन। C6H5Cl, बेंजीन के ऊपर Cl लिख दो, क्लोरोबेंजीन बता चुका हूं मैं आपको। ठीक है, और N2 बाहर हो जाता है। यदि इस रिएक्शन में मैं CuCl न लेकर के केवल और केवल Cu ले लूं, क्या ले लूं? Cu, केवल Cu अगर मैं ले लेता हूं तो रिएक्शन तो यही होगी, रिएक्शन तो यही होने वाली है, मगर अब इसका नाम हो जाएगा कि ये कौन सी अभिक्रिया है? ये गाटरमान रिएक्शन है, ये गाटरमान अभिक्रिया है, गाटरमान
मैन अभिक्रिया, इसका नाम हो जाएगा गाटरमैन अभिक्रिया। GATTER, गाटर, MANN, गाटरमान्स रिएक्शन। ठीक है, तो इसका नाम हो जाएगा गाटरमान्स रिएक्शन। GATTER, गाटरमान रिएक्शन। क्लियर। तो यदि मैं CuCl न लेकर यानी क्यूप्रस क्लोराइड न लूं और कॉपर पाउडर ले लूं, क्या ले लूं? कॉपर पाउडर। ठीक है, यानी तांबे का चूर्ण ले लूं, तब ये रिएक्शन कहलाएगी गाटरमान अभिक्रिया या गाटरमैन रिएक्शन कहलाएगी। क्लियर। यानी हमने दो रिएक्शन देख ली, सैंडमेयर कौन सी है और गाटरमैन अभिक्रिया कौन सी है। ठीक है, तो सैंडमेयर में CuCl लिया था, अगर हमने CuCl नहीं लिया और केवल Cu ले लिया तो गाटरमैन अभिक्रिया आ जाएगी। ठीक है, तो ये हो गया आपकी दो रिएक्शन। अब चलते हैं DDT का फॉर्मेशन कि DDT क्या होता है, ये किस प्रकार से बनता है। ठीक है, तो DDT बनाने के लिए हमें लेना पड़ेगा क्लोरोबेंजीन और क्लोरोबेंजीन के साथ लेना पड़ेगा क्लोरल को। किसको लेना पड़ेगा? क्लोरल को। तो सबसे पहले क्लोरल को देखना पड़ेगा कि क्लोरल क्या है। तो मैं आपको बता देता हूं पहले कि CH3CHO को हम बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं? बेसिक कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। CH3CHO को बोलते हैं एसीटेल्डिहाइड। यदि इस एसीटेल्डिहाइड के इन तीनों हाइड्रोजन को हम हटा दें और इनकी जगह 3 Cl लगा दें, यानी कि CCl3CHO, तो मुझे क्लोरल मिल जाता है। क्या मिल जाता है? क्लोरल। यानी हमने एक्चुअल में किया क्या कि जो एसीटेल्डिहाइड था CH3CHO, उसके तीनों हाइड्रोजन को भगा दिया और उन तीनों की जगह बिठा दिया 3 क्लोरीन को ला करके कि आप बढ़ जाओ, आप वो भग गए तो आप बढ़ जाओ। तो 3 हाइड्रोजन भगाया और 3 Cl बिठा दिया तो CCl3CHO बन गया क्लोरल। अब इसको मैं क्या बोल सकता हूं? एक और नाम से बोल सकता हूं। वो क्या है कि भैया इसके पिताजी कौन है, ये कहां से आया है? क्लोरल। तो ये क्लोरल आया है एसीटेल्डिहाइड से, यानी इसके पिताजी एसीटेल्डिहाइड है। और एसीटेल्डिहाइड के 3 हाइड्रोजन को इन्होंने हटा दिया और 3 क्लोरीन आकर के बैठ गई। 3 आ गई इसलिए ट्राई, Cl आ गई इसलिए क्लोरो, ट्राई क्लोरो और एसीटेल्डिहाइड, यानी इसको मैं ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड भी बोल सकता हूं। तो क्लोरल का एक और नाम क्या हुआ? ट्राइक्लोरो एसीटेल्डिहाइड। तो DDT में हम इसी का इस्तेमाल करेंगे क्लोरोबेंजीन के साथ में। यानी जब क्लोरोबेंजीन के दो मोलेक्यूल कैसे, देखो जरा, ये ऐसे, ये फिर वापस क्लोरोबेंजीन को मैंने ऐसे पटक दिया आड़ा, और एक और ये रही भैया, ये 2 क्लोरोबेंजीन आड़ी पड़ी हुई है दोनों, ये रही एक और यहां वाले H को मैंने बाहर निकाल दिया। मैंने आपको पहले ही बता दिया था शुरुआत में कि इस रिंग में सभी कोने पर CH बैठा हुआ है, तो मैंने यहां वाला H भी बाहर निकाल रखा क्योंकि अब इसको धक्का देने वाले हम लोग, है ना। ठीक है, और अब आएगा CCl3CH और ये रहा O। ठीक है, मैंने इसको थोड़ा सा रीअरेंज करके लिख दिया है CCl3CH यानी क्लोरल। ये कौन है? क्लोरल है। ठीक है, और ये कौन है? क्लोरोबेंजीन है, क्लोरोबेंजीन। ठीक है, क्लोरोबेंजीन। अब ये दोनों हाइड्रोजन और ये रहा ऑक्सीजन, इन दोनों हाइड्रोजन ने इस ऑक्सीजन को देखा कि वाह भैया ऑक्सीजन बैठी हुई है, चलो इसको लेके उड़ लेते हैं। तो ये दोनों मिलके क्या बना देंगे? H2O बन जाएगा, वाटर का मॉलिक्यूल। तो ये एक वाटर मॉलिक्यूल हमने बाहर कर दिया। क्लियर। और यहां पर हम लेते हैं कंसंट्रेटेड H2SO4, यानी सांद्र H2SO4 की उपस्थिति में ये क्रिया होती है। अब जो बचा कुचा है उसको लिख दो, वही है DDT। कैसे? देखो जरा, ये रहा Cl और ये रही आपके बेंजीन रिंग, फिर ये रही वापस से बेंजीन रिंग, दोनों को जोड़ देंगे CH से, तो ये लो दोनों को मैं CH से जोड़ देता हूं और CCl3। ठीक है, तो ये बन गया आपके DDT। क्या बन गया है ये? DDT, दीनदयाल त्रिपाठी। अरे नहीं भाई, ये है डाइक्लोरो, ये 2 दिख रहे हैं ना, ये डाइक्लोरो, D डाइफेनिल, T
ट्राइक्लोरो और एक और दो कार्बन यानी एथेन, तो इसका नाम क्या है? डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ठीक है, क्या नाम है? वापस से सुन लो, डाइक्लोरो ये रहे दो क्लोरो, डाइफेनिल ये रही दो फेनिल रिंग, ट्राइक्लोरो ये रहा ट्राइक्लोरो और दो कार्बन इसलिए एथेन, तो नाम हो गया डाइक्लोरो डाइफेनिल ट्राइक्लोरो एथेन। ये है DDT। तो हमसे कहेंगे DDT कैसे बनता है, तो हम कहेंगे जब क्लोरोबेंजीन के दो अणु क्लोरल के एक अणु से क्रिया करते हैं, 1 मॉलिक्यूल से रिएक्ट करते हैं, तब जाके बनता है DDT। तो ये थी आपकी आज की तीसरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। और हमें पता भी होना चाहिए DDT एक महत्वपूर्ण कीटनाशी है। ठीक है ना, एक इंपॉर्टेंट कीटनाशी होता है DDT। ठीक, आगे चलते हैं अगली अभिक्रिया की ओर। नेक्स्ट रिएक्शन हमारे पास आती है, वो है वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। वुड्स रिएक्शन, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया। ठीक, अब ये वुड्स अभिक्रिया क्या होती है इसे भी देख लेते हैं जरा हम लोग। वुड्स अभिक्रिया कहती है कि आप हेलो एल्केन के दो अणु की क्रिया करवा दो सोडियम के साथ में। अब हेलो एल्केन में मैं ले लेता हूं एथिल ब्रोमाइड, ये लिया मैंने C2H5, क्या हो गया? एथिल। फिर मैंने ब्रोमाइड के लिए क्या लिख दिया? Br। फिर सोडियम से क्रिया करवानी है तो मैंने लिख दिया Na। अब भैया अगर दो सोडियम मैंने लिए तो दो Br चाहिए ना, दो सोडियम को भागना है तो दो ब्रोमीन के साथ भागना पड़ेगा, अकेला के एक क्या करेगा तो फिर, है ना। तो दो सोडियम लिए हैं तो दो ब्रोमीन चाहिएगी, तो मैंने एक और ब्रोमीन को इधर लिख दिया और इसको थोड़ा पलटा दिया C2H5। ठीक है, तो इस प्रकार ये हो गया ब्रोमो एथेन, है ना, या फिर बोलो एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड बोल दो या ब्रोमो एथेन बोल दो। ये दो सोडियम और ये दो Br, तो दो सोडियम दो Br लेके भाग गए। ये देखो ये देखो ये देखो भाग रहे, देखो ये भागे ये भाग गए, तो दो सोडियम दो Br लेके भाग गए। अब जो बचा है वो देख लो आप क्या बच रहा है। अब बचा हुआ है आपके पास C2H5 C2H5 और 2NaBr। ठीक है, अब ये कौन है? दो और दो चार, चार के डबल क्या होते हैं? 8, 8 से दो ज्यादा 10, देखो 5 और 5 10 और हैं। इसका मतलब ये एल्केन होना चाहिए और चार कार्बन होते हैं तो उसे ब्यूट कहते हैं और एल्केन का N यानी ब्यूटेन, तो इसका नाम है ब्यूटेन। क्या नाम है इसका? ब्यूटेन। ठीक है, तो इस तरीके से वुड्स अभिक्रिया में ब्यूटेन यानी कि एल्केन प्राप्त होते हैं और ये अभिक्रियाएं शुष्क ईथर की उपस्थिति में होती हैं। किसकी उपस्थिति में? शुष्क ईथर यानी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में यह अभिक्रिया होती है। तो वुड्स अभिक्रिया में क्या देखा हमने कि एथिल ब्रोमाइड के दो अणु लेते हैं C2H5Br C2H5Br, दोनों क्रिया करते हैं Na के साथ में और ये बना देते हैं ब्यूटेन। क्या बना देते हैं? ब्यूटेन। तो ये थी आपके वुड्स अभिक्रिया। अब चलते हैं अगली रिएक्शन की ओर, वुड्स फिटिक। अब देखो वुड्स फिटिक अभिक्रिया आ गई तो क्या होगा? वुड्स में तो समझ में आ गया कि वुड्स में हमने दो अणु लिए थे एथिल ब्रोमाइड के। अगर वुड्स फिटिक आ गया तो क्या करेंगे? तो वुड्स फिटिक को देख लेते हैं जरा अपन कि वुड्स फिटिक क्या कहती है। ठीक है, तो वुड्स फिटिक रिएक्शन FITTING, ये वुड्स के साथ कौन आ गया? फिटिक। वुड्स फिटिक रिएक्शन क्या कहती है? तो वुड्स फिटिक रिएक्शन में ये कहता है कि आयोडोबेंजीन ले लें आप, क्या ले लें? वहां पर एल्किल हैलाइड था, यहां हेलो एरीन के तौर पे हमने आयोडोबेंजीन ले लिया। क्या ले लिया? आयोडोबेंजीन। क्या लिया? आयोडोबेंजीन। तो आयोडोबेंजीन की क्रिया हम करवाते हैं किससे? सोडियम से। वही पहले भी लिया था हमने 2Na और साथ में एक एल्किल हैलाइड भी लिया हमने मेथिल आयोडाइड। क्या लिया? मेथिल
आयोडाइड, ठीक है, मिथाइल आयोडाइड या आयोडोमेथेन, आयोडोमीथेन, ठीक है। तो इसे मेथिल आयोडाइड या आयोडोमेथेन भी कहते हैं। अब देखो वही 2 सोडियम और 2 आयोडीन, तो दोनों सोडियम दोनों आयोडीन को लेकर के भाग जाएगा, ये भाग गया, ठीक है। अब जो बचा है उसको देख लेते हैं, यानी फेनिल रिंग और CH3। और हमने तो देखा था भैया कि अगर फेनिल रिंग के ऊपर मैं CH3 को अगर बिठा देता हूं तो मैं इसे कहता हूं टॉलुइन। क्या कहता हूं उसे मैं, कि क्या बना, टॉलुइन बना है। क्या बना है, टॉलुइन, ठीक है। तो टॉलुइन बनेगा कब, वुड्स फिटिक रिएक्शन में, जब एक तरफ मैं ले लूंगा आयोडोबेंजीन, एक तरफ ले लूंगा मेथिल आयोडाइड और क्रिया करवा देंगे सोडियम के साथ, तो बन जाएगा टॉलुइन, C6H5CH3। बेंजीन के ऊपर CH3 लगा दिया, टॉलुइन, याद करो, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम वुड्स फिटिक में देखते हैं कि टॉलुइन बन जाता है। क्या बन जाता है, टॉलुइन बन जाता है। और इसी को हम क्या कहते हैं, फिटिक रिएक्शन भी कह देते हैं, जब मैं दोनों ही तरफ, देखो ये तो है वुड्स फिटिक, यानी एक तरफ आयोडोबेंजीन और एक तरफ मेथिल आयोडाइड। यदि इस मेथिल को मैं हटा देता हूं, मैं इस मेथिल को हटा देता हूं, बात को समझना जरा आप मेरी बात, कि मेथिल को हटा दिया और यहां भी मैंने आयोडोबेंजीन लिख दिया। क्या लिख दिया, आयोडोबेंजीन। ये भी कौन है, आयोडोबेंजीन, सेम आयोडोबेंजीन, ठीक है। तो यदि मैंने आयोडोबेंजीन ले लिया मेथिल आयोडाइड की जगह, तो ये फिटिक जो है केवल उतना ही रह जाएगा, वुड्स हट जाएगा, तो इसका नाम हो जाएगा फिटिक अभिक्रिया। क्या नाम हो जाएगा इसका, फिटिक अभिक्रिया। अब क्या होगा, 2 Na 2 आयोडीन को लेके भाग गए, ये लिख दिया 2NaI। अब ये फेनिल और ये फेनिल रिंग बच गई, 2 फेनिल यानी बाई फेनिल। क्या बन गया, बाई फेनिल। ये ऐसे एक रिंग और एक और रिंग ये रही, ठीक है, ये इस तरीके से। तो ये बन गया है आपके पास बाई फेनिल। क्या बन गया, बाई फेनिल, ठीक है। तो बन गया है बाई फेनिल और Na बाहर हो गया। तो यही अभिक्रिया कहलाएगी आपकी फिटिक अभिक्रिया। यानी वुड्स फिटिक में मेथिल आयोडाइड था, यदि मेथिल आयोडाइड की जगह हमने आयोडोबेंजीन लिख दिया, क्या लिख दिया, आयोडोबेंजीन, तो यह अभिक्रिया हो जाएगी फिटिक अभिक्रिया और बनने वाला उत्पाद टॉलुइन की बजाय हो जाएगा बाई फेनिल। ये इसे हम डाई फेनिल भी कहते हैं हिंदी में, डाई फेनिल या फिर बोलो बाई फेनिल, दोनों काम चलेगा। अब इसी में देखो थोड़ा सा अगर मैं चेंज कर देता हूं, इसी अभिक्रिया को मैं उल्मान अभिक्रिया भी कह देता हूं। क्या कह देता हूं, उल्मान अभिक्रिया, उल्मान अभिक्रिया भी कहता हूं, उल्मान, ठीक है। तो यह है उल्मान रिएक्शन भी कहलाती है, उल्मान ULLMAN है ना, ULLMAN, उल्मान रिएक्शंस है ना। तो ये उल्मान अभिक्रिया भी कहलाती है, उल्मान हिंदी में। तो ये अभिक्रिया उल्मान अभिक्रिया कहलाएगी कब, यदि मैंने इस सोडियम की जगह कॉपर ले लिया। क्या ले लिया, कॉपर। तो कुछ नहीं, यहां पे NaI की जगह CuI कर देना आप केवल, और वही बाईफेनिल ही इसमें प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। यानी इतना सा काम था कि फिटिक अभिक्रिया में सोडियम लिया था और उल्मान अभिक्रिया में केवल सोडियम कॉपर लिया है आपने Cu, तो Na की जगह Cu लिख दो तो उल्मान अभिक्रिया आ जाएगी। तो आयोडोबेंजीन के 2 मॉलिक्यूल कॉपर के 2 एटम के साथ रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं बाईफेनिल, ये है उल्मान अभिक्रिया, है ना आसान, ठीक है। तो ये हो गए आपके 3 रिएक्शन, इसके अंदर एक ही में 3 रिएक्शन हो गए आपके, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अगली रिएक्शन की ओर, ठीक। अगली रिएक्शन आपके पास आती है, वो है स्वार्ट्ज अभिक्रिया। कौन सी है, स्वार्ट्ज, SWART, स्वार्ट्ज अभिक्रिया, स्वार्ट्ज रिएक्शन, स्वार्ट्ज रिएक्शन। अब ये स्वार्ट्ज रिएक्शन क्या कहती है, तो स्वार्ट्ज रिएक्शन कहती है कि मेथिल ब्रोमाइड, यानी कि मेथिल का मतलब क्या होता है, CH3, ब्रोमाइड का मतलब क्या होता है, Br। तो मेथिल ब्रोमाइड जब
AgF, Ag का मतलब क्या होता है सिल्वर और F का मतलब फ्लोराइड। सिल्वर फ्लोराइड से रिएक्शन करता है तो क्या बनता है, फ्लोरोमीथेन बनता है। देखो बात को समझना, फ्लोरोमीथेन कैसे बनेगा। ये जो सिल्वर है इसकी निगाह पड़ती है Br के ऊपर, तो ये सिल्वर इस Br को लेकर के भाग जाता है, ऐसे भाग गया, तो बचा कौन, CH3F, तो ये बन गया CH3F और ये हो गया AgBr, ठीक है ना, AgBr। तो ये हो गया मिथिल और F मतलब कि फ्लोराइड, तो ये हो गया मिथाइल फ्लोराइड, फ्लोराइड, तो ये हो गया मिथाइल फ्लोराइड, या इसको हम बोलते हैं फ्लोरोमीथेन भी बोलते हैं कई लोग, है ना, फ्लोरोमीथेन, फ्लोरोमीथेन। तो या तो बोलो फ्लोरोमीथेन या बोलो मेथिल फ्लोराइड, ठीक है ना। और ये AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड। तो इस अभिक्रिया को हम कहते हैं स्वार्ट्ज रिएक्शन। क्या कहते हैं इसको हम, स्वार्ट्ज रिएक्शन, ठीक है। तो क्या होता है, जब मेथिल ब्रोमाइड सिल्वर फ्लोराइड के साथ रिएक्शन करता है तो Ag और Br भाग जाते हैं, बचा कौन, CH3F। CH3 को क्या बोलते हैं मेथिल, F को क्या बोलते हैं फ्लोराइड, तो नाम हो गया मेथिल फ्लोराइड और AgBr यानी सिल्वर ब्रोमाइड, ठीक है ना। तो ये अभिक्रिया थी स्वार्ट्ज अभिक्रिया। स्वार्ट्ज अभिक्रिया के बाद आगे चलते हैं तो हमें मिलती है हुंस-डीकर रिएक्शन। क्या मिलती है, हुंस-डीकर रिएक्शन। तो ये हो गया आपका हुंस, HUND, हुंस-डीकर। हुंस-डीकर रिएक्शन, हुंस-डीकर अभिक्रिया। अब यह क्या कहती है, ये कहती है कि भैया आप ये ले लो CH3 CH2 COO Ag और इसकी रिएक्शन कराओ Br2 से, तो वो भी किसकी प्रेजेंस में, CCl4 की प्रेजेंस में। तो क्या बनेगा देखते हैं जरा। अब सबसे पहले तो आप ये देखो कि हुंस-डीकर रिएक्शन में ये कौन है, देखो C2H5, 3 और 2 5, C2H5 को क्या बोलते हैं एथिल, और ये COO यानी एथिल के साथ ये COO जुड़ गया, यानी कि तो एसिटिक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड से बना है, यानी प्रोपेनोएट है। ये कौन है, ये प्रोपेनोएट, जिसमें मैंने आपको बताया था फार्मिक से बनेगा फार्मेट, एसिटिक अम्ल से बनेगा एसीटेट। तो ये 3 कार्बन वाला है, 1 2 3 कार्बन वाला, यानी ये प्रोपियानिक अम्ल था, यानी प्रोपियानिक एसिड था, उससे बनेगा प्रोपियानेट। क्या बनेगा, प्रोपियानेट। तो ये प्रोपेनोइड या प्रोपियानेट बोलते हैं। तो सिल्वर प्रोपियानेट हम इसे बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सिल्वर प्रोपियानेट या प्रोपेनोएट, और ब्रोमीन से रिएक्शन हो जाएगी तो क्या बनने वाला है देखते जरा। इसका नाम है सिल्वर, इसका नाम है आपके पास सिल्वर प्रोपेनोएट। तो सिल्वर प्रोपेनोएट, ये है सिल्वर प्रोपेनोएट, ठीक है, या सिल्वर प्रोपियानेट भी बोलते हैं। तो सिल्वर प्रोपेनोएट, ब्रोमीन से रिएक्शन हो गई। अब क्या क्या बनने वाला है देखो, Ag की आदत है Br को लेके भागने की, है ना, बताया था। तो एक Ag एक Br लेके भागेगा, है ना। तो ये देखो मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, पहले बाई प्रोडक्ट लिख दिया मैंने AgBr, ठीक है। और अब एक और Ag का क्या होगा, अब एक Ag का और सॉरी एक Ag एक Br लेके भाग गया, एक Br और बचा, तो एक Br इसको दे दो CH3 CH2 को, CH3 CH2 Br, तो ये हो गया ब्रोमो और 2 कार्बन इसलिए एथेन, ब्रोमो एथेन। और ये जो बचा हुआ है CO2, इसको ऐसे ऐसे लिख दो CO2, ये हो गया रिएक्शन। यानी क्या बन गया हुंस-डीकर अभिक्रिया में, ब्रोमो एथेन, या बोलो एथिल ब्रोमाइड, ठीक है। ब्रोमो बोलना है तो फिर एथेन बोलना पड़ेगा, क्योंकि हेलो के बाद एल्केन बोलना पड़ता है। और यदि आपने पहले एथिल बोला है तो एल्किल हेलाइड, तो हम बोलेंगे ब्रोमाइड। तो एथिल ब्रोमाइड बोलो या ब्रोमो एथेन बोलो, ठीक है ना। तो ये है आपके हुंस-डीकर अभिक्रिया। क्लियर है, क्या बना है, एथिल ब्रोमाइड, सिल्वर ब्रोमाइड, CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। आगे चलते हैं,
आता है BHC का बनना, BHC फॉर्मेशन। BHC कैसे बनेगा वो देखते हैं जरा। BHC फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है। BHC फॉर्मेशन, BHC यानी बेंजीन हेक्सा क्लोराइड, ठीक है। तो पहले हम बेंजीन लेंगे, ये बेंजीन ले लिया अपन ने, ये बेंजीन, और बेंजीन की क्रिया करवा देते हैं 3 क्लोरीन अणुओं से, 3Cl2। अब 3 दूनी कितने हो गए, 6Cl, और हमें पता है बेंजीन में 6 कोने हैं। इन 6 ही कोनों पर एक एक Cl आप लगा दो धीरे से जाके, किसी को बोलना मत। ये देखो, ये लगा दिया मैंने Cl, ये लगा दिया, ठीक है। अब ये रिंग हटा दी। अब बोलेंगे क्यों रिंग क्यों हटा दी, यहां तो नहीं लगाई आपने। इसलिए हटाई क्योंकि हमने एक एक Cl एक्स्ट्रा दे दिया CH को, जो डबल बॉन्ड थे बीच वाले वो सारे हट जाएंगे, संयुक्ता संतुष्ट करने के लिए, यानी वैलेंसी सेटिस्फाइड करने के लिए बीच वाली रिंग हटा दी और हर एक कॉर्नर पर एक Cl जोड़ दिया। ये बन गया आपका BHC। मगर इस अभिक्रिया में अल्ट्रा वायलेट रेस की जरूरत पड़ती है, लाइट की जरूरत पड़ती है, यानी पराबैंगनी प्रकाश की उपस्थिति में अभिक्रिया होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट की प्रेजेंस में ही रिएक्शन होती है। तो ये बन गया है BHC। इसे हम कहते हैं 666। अब 666 क्यों कहते हैं, देखो इसका क्या सूत्र था, C6H6 और 6 Cl और जुड़ गए। अभी देखो, यानी ये जो BHC है इसका सूत्र है C6H6Cl6, तीनों 6, इसलिए इसको 666 भी कहते हैं। या एक और नाम इसका है लिंडेन, या एक और नाम इसका है गेमेक्सेन। क्या नाम है, गेमेक्सीन। क्या नाम है, गेमेक्सीन, ठीक है। तो इसे हम गेमेक्सीन भी कहते हैं, लिंडेन कहते हैं, 666 कहते हैं, या BHC भी कहते हैं। तो BHC फॉर्मेशन कैसे होता है कि जब बेंजीन की क्रिया क्लोरीन से होती है अल्ट्रावायलेट प्रकाश की उपस्थिति में, तो BHC बन जाता है, यानी C6H6Cl6 बन जाता है। यह है BHC फॉर्मेशन। आगे चलते हैं अगली रिएक्शन की तरफ। तो हमें मिलती है बेंजीन की कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, उसको देख लेते हैं। इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन को तीन इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन हम लोग देख रहे हैं बेंजीन की, वो क्या क्या है समझ लेते हैं जरा। उसके भी पहले चलो हम एक और लेते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट ले लेते हैं, FRIDEL, फ्रीडल क्राफ्ट। तो ये है फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक। फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन ये क्या कहते हैं ना, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया। फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया कहती है कि यदि आप क्लोरोबेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से करवाते हैं, क्लोरोबेंजीन, अब हमें कोई दिक्कत ही नहीं है, बेंजीनिंग बनाना है और ऊपर लिख देना है Cl, इसकी क्रिया मेथिल क्लोराइड से कराओ, CH3Cl से करा दो, ठीक है। तो क्या बनने वाला है देख लेते हैं। ये 2 तरह के प्रोडक्ट बनाएगा, कुछ मात्रा में बनाएगा ये, यहां CH3 लगा दो, ऊपर Cl है, और एक प्रोडक्ट बनेगा जहां CH3 लगेगा नीचे और ऊपर Cl है, ठीक है, और माइनस हो जाता है HCl। क्या हो जाता है, HCl बाहर निकल जाता है। अब इसके नाम क्या है, ठीक है ना। अब देखो CH3 भी है, Cl भी है, CH3 भी है, Cl भी है, तो CH3 Cl की तुलना में ज्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है, तो इसे प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग हम पहला क्रम मानते हैं। तो इसके जस्ट बाद वाला नंबर को हम बोलते हैं 1, यानी पहले पे कौन है, Cl, तो इसका नाम हो जाएगा 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 2 मेथिल बेंजीन, ठीक है ना, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, 1 क्लोरो 2 मेथिल बेंजीन, ठीक। ये माइनर प्रोडक्ट है, यानी कि बहुत कम मात्रा में बनता है, माइनर प्रोडक्ट। और ये है आपका मेजर प्रोडक्ट,
यानी इसकी क्वांटिटी ज्यादा होती है। इसका नाम क्या है, ये अगर मान लो यहां से स्टार्ट करूंगा तो 1 2 3 1 2 3 4, ठीक है ना। तो 1 पर अगर Cl को मानूंगा तो 2 3 4 पे ये आएगा, यानी कि 1,4 आएगा। 1 पे आ जाएगा Cl, देखो ये 1 तो ये हो जाएगा 2, तो 1 हो गया क्लोरो, 2 हो गया मेथिल, ठीक है ना। यहाँ गड़बड़ कर दी थी, CH3 की जगह Cl को ही हम प्रेफरेंस देते हैं। तो ये 1, ये 2, ये 3 और ये 4, तो 1 क्लोरो और 4 पे कौन है, मेथिल, 4 मेथिल और बेंजीन। तो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन है इसका नाम। तो ये है मेजर प्रोडक्ट और ये है माइनर प्रोडक्ट, है ना। Cl को प्रेफरेंस देना है, इसी से नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 इसके बाजू वाला 2, ठीक है। तो 1 क्लोरो 2 मेथिल और ये बेंजीन है, तो बेंजीन 1 क्लोरो 4 पे मेथिल है और बेंजीन, तो 1 क्लोरो 4 मेथिल बेंजीन, ठीक है। वो ज्यादा मात्रा में बनता है, ये कम मात्रा में बनता है, क्लियर है। तो ये थी आपकी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया, ठीक है। अच्छा, फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया में एक और तरीका ये भी होता है, इसमें निर्जल AlCl3 भी लेना पड़ता है। एक और चीज यहां पे याद रख लो, निर्जल AlCl3, एनहाइड्रस AlCl3, एनहाइड्रस, है ना, एनहाइड्रस AlCl3 इसके अंदर हम लेते हैं, ठीक है। अगर हम चाहें तो इसे यूं भी लिख सकते हैं कि इसकी क्रिया केवल बेंजीन से करवा दो, किसकी, CH3Cl की, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में। तो ये Cl3 जो है इसको उठा के आप यहां लगा दो ऊपर, और हमें पता है कि बेंजीन के माथे पर अगर CH3 बैठ जाता है तो इसे हम कहते हैं टॉलुइन, टॉलुइन कहते हैं इसको, ठीक है। और यहां का H और ये Cl दोनों भाग जाएंगे, बन जाएगा HCl। तो ये टॉलुइन बनना, ये भी फ्रीडल क्राफ्ट अभिक्रिया ही कहलाती है। तो क्या होता है, जब बेंजीन की क्रिया मेथिल क्लोराइड से होती है या मिथाइल क्लोराइड से करवाते हैं, तो जब बेंजीन मिथाइल क्लोराइड से रिएक्ट करता है एनहाइड्रेट AlCl3 की प्रेजेंस में, तो बनता है टॉलुइन, यानी बेंजीन रिंग के ऊपर बना दो CH3, बन जाएगा टॉलुइन। क्लियर है। आगे बढ़ते हैं आज की अंतिम अभिक्रिया की ओर, क्लियर। और वो क्या है उसको भी देख लेते हैं जरा। अब हम पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये 3 होती है, एक होता है हेलोजनीकरण यानी हेलोजनेशन, हेलोजनीकरण, सेकेंड होती है इसमें आपके नाइट्रीकरण यानी नाइट्रेशन, नाइट्रीकरण, और एक और इसमें होती है सल्फोनीकरण यानी सल्फोनेशन, है ना, सल्फोनेशन। यानी सल्फोनीकरण, सल्फोनीकरण, नाइट्रीकरण और हेलोजनीकरण, हेलोजनेशन, नाइट्रेशन एंड सल्फोनेशन, ठीक है। तो ये 3 रिएक्शन हमारे पास है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में। हम करवाएंगे क्लोरोबेंजीन की रिएक्शन, यानी सब में क्लोरोबेंजीन हमें लेना ही है। ये लो, सब में मैंने क्लोरोबेंजीन ले लिया, देखो इजी तरीका लेते हैं अपन, Cl, ठीक है, ये बिठा दिया Cl और ये बिठा दिया यहां पर मैंने Cl। अगर हेलोजनेशन करवा रहे हो तो हेलोजन से रिएक्शन कराओ, नाइट्रेशन करा रहे हो तो नाइट्रिक एसिड से रिएक्शन कराओ HNO3 से, और सल्फोनेशन हो तो आप H2SO4 से रिएक्शन करवा दो, ठीक है। यानी हमें बात समझ में आ गई कि हेलोजनेशन यानी हेलोजनीकरण में कोई कोई हेलोजन लेना पड़ेगा यानी Cl2 ले लिया, नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल लेना पड़ेगा नाइट्रिक एसिड यानी HNO3, और सल्फोनेशन यानी सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल लेना पड़ेगा H2SO4। और जब आप इसे गर्म करोगे इनके साथ में तो क्या बनने वाला है उसे देख लेते हैं। यहां पर एनहाइड्रस FeCl3 की प्रेजेंस ले लेते हैं और यहां H2SO4 की प्रेजेंस होती है नाइट्रीकरण में, ठीक है।
अब यहां हम करेंगे गर्म। अब होगा क्या क्या उसको देख लेते हैं अपन कि यहां ऑर्थो और मीटा प्रतिस्थापी यौगिक बनते हैं, यानी दो दो यौगिक बनेंगे, एक और एक और ये रहा दो। ठीक है, देखो ये स्थान कहलाता है ऑर्थो, ये कहलाता है मीटा और ये कहलाता है पेरा। ओ मम्मी पापा, क्या कहलाता है? ओ मम्मी पापा या ओम प्रकाश। ठीक है ना, तो ये वाला स्थान ऑर्थो, ये मीटा और ये पेरा। ये जो नंबर है एक्चुअली हम क्रियात्मक समूह के आधार पे देते हैं। जहां क्रियात्मक समूह बैठ जाएगा उसके जस्ट पास वाला ऑर्थो, भले वो इधर हो या इधर, वो ऑर्थो ही कहलाएगा। अगर ये ऑर्थो है तो ये ऑर्थो डैश हो जाएगा, उसके बाद वाला मीटा और उसके बाद वाला पेरा। ठीक है ना, तो इस ऑर्थो वाली पोजीशन पर हम बिठा देंगे Cl को, और ऊपर तो Cl है ये, और कुछ मात्रा में बनेगा ये, यानी कि पेरा। ठीक है, तो पहले वाले का नाम क्या है? 1 और 2, यानी 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन, और ये हो जाएगा 1 2 3 और ये 4, तो ये हो जाएगा 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन। तो वो है 1,4 डाई क्लोरोबेंजीन, ये 1,2 डाई क्लोरोबेंजीन। ये माइनर है और वो मेजर प्रोडक्ट है, ये माइनर है और ये मेजर प्रोडक्ट है। ठीक है, तो 1,2 डाइक्लोरोबेंजीन, ये है 1,4 डाइक्लोरोबेंजीन। वो मेजर मात्रा में, ज्यादा मात्रा में बनेगा और ये कम मात्रा में बनेगा ऑर्थो वाला। ठीक, इसी प्रकार से जब HNO3 से रिएक्शन होती है तो NO2 लगेगा। क्या लगेगा? NO2 लग जाएगा, बस ये ध्यान रख लो, ये NO2 लग गया यहां पर। और एक और इसका भाई बनेगा साथ में, ये यहां पे लगा दो NO2 और ऊपर बिठा दो Cl को, ये इसका एक और भाई आ गया पेरा वाला। अब दोनों के नाम क्या क्या हैं? तो इनके नाम भी सिंपल है, 1 पे Cl, इस पे NO2 नाइट्रो लगा हुआ है, तो 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन, 1 क्लोरो 2 नाइट्रो बेंजीन। और ये 1 2 3 4 है, तो 1 क्लोरो 4 नाइट्रो और बेंजीन। तो ये है 1 क्लोरो 2 नाइट्रोबेंजीन, ये है 1 क्लोरो 4 नाइट्रोबेंजीन। अब देखो H और NO3 था, तो NO2 एक ऑक्सीजन और बचा है और एक H बचा है, और जहां ये लगता है ना ऑर्थो पे या फिर पेरा पे लगता है, वहां का एक H बाहर आता है। तो एक H तो बाहर आया, वो एक H हमारे पास था, 2 हो गए और एक ऑक्सीजन बचा हुआ है, इसलिए H2 यहां पर बाहर हो जाता है, यानी वाटर मॉलिक्यूल यहां पर बाहर हो जाता है, एग्जिट हो जाता है। ठीक है ना, तो नाइट्रेशन में वाटर मॉलिक्यूल बाहर हो जाता है। ठीक है, तभी तो बचता है NO2, एक O एक H, और जहां लगेगा वहां का H H2O बन जाएगा। ठीक है ना, सिंपल। अब H2SO4 में आप देखो क्या करना है, एक H और एक O को छोड़ दो, एक H छोड़ दो तो H बचेगा, SO4 में से एक H O छोड़ दो 3, तो SO3H लगाना है। क्या लगाना है? SO3H। नाइट्रेशन में लगाना है NO2 और सल्फोनेशन में लगाना है SO3H। ठीक है ना, अब इसका नाम क्या बनेगा देख लेते हैं अपन, 2 क्लोरो बेंजल सल्फोनिकम। देखो ये रहा, ये इस तरीके से यहां लगा दो Cl और यहां लिख दो SO3H, और वापस वही यहां लगा दो SO3H और ऊपर लिख दो Cl। ठीक है, इसके नाम क्या है? ये वही माइनर प्रोडक्ट है और वो वहां पेरा वाला मेजर प्रोडक्ट है। इनके नाम है हमारे पास 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल, 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्या नाम है? 2 क्लोरो बेंजीन सल्फोनिक अम्ल। ये 1 है, ये 2 है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा। अब कहीं कह रहे हैं सर पहले तो आपने इसको 1 2 3 लिखा था, यहां आपने उल्टा कर दिया। भाई ये Cl से ज्यादा प्रेफरेंस रखता है, तो यहां से 1 2 3 4 करना पड़ेगा। तो हम बोलेंगे सॉरी, फिर वापस गड़बड़ हमने कर दी है कि नहीं करी? नहीं करी भैया, सही 60 है। तो इसका नाम है 2 क्लोरो बेंजीन और सल्फोनिक अम्ल, सल्फोनिक अम्ल। और ये 1 2 3 4 पे, तो इसको बोलेंगे 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। तो एक है 2 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल और एक है 4 क्लोरोबेंजीन सल्फोनिक अम्ल। क्योंकि क्लोरोबेंजीन तो है पूरा
और SO3 इसको बोल देंगे सल्फोनिक अम्ल, ठीक है ना। तो ये भी है इंपॉर्टेंट रिएक्शन तीनों कि क्लोरोबेंजीन की इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यानी नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया बताइए। तो हेलोजनीकरण, नाइट्रीकरण और सल्फोनीकरण। हेलोजनीकरण करेंगे तो हेलोजन से रिएक्शन करवानी है, नाइट्रीकरण में नाइट्रिक अम्ल से रिएक्शन करवानी है और सल्फोनीकरण में सल्फ्यूरिक अम्ल से रिएक्शन करवानी है, ठीक है ना। तो ये थी इंपॉर्टेंट रिएक्शन। इसी प्रकार की और इंपॉर्टेंट रिएक्शन लेकर के हम फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए जय हिंद।